नमस्कार। बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झारखंड सरकार ने पेश किया है साल 2023-24 का आम बजट। यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया है। यह बजट 1.2 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का ऐलान किया। वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी किए गए कई प्रावधान, साथ ही प्रदेश को किस तरह से विकास की गति देनी है, इस पर भी खास फोकस रहा सरकार का। झारखंड सरकार ने 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है और ऐसे में इसकी काफी सराहना करते हुए सरकार ने तमाम जानकारी साझा की है। इसके अलावा आपको बता दें, सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ी खुशखबरी जो है वो लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। झारखंड सरकार ने पेश किया है साल 2023-24 का आम बजट और ऐसे में लोगों के लिए बड़ी राहत। इस बजट के पिटारे से वित्त मंत्री द्वारा यह बजट पेश किया गया। सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। झारखंड सरकार ने बजट पेश किया है और ऐसे में यह बजट कई उम्मीदें लेकर आया है, साथ ही साथ बड़ी राहत आम जनता के लिए, जिसे सरकार लगातार राहत का बजट बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि जब यह लागू होगा तो जनता को कितनी राहत मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं, एक पहल की गई है सरकार द्वारा। साथ ही आपको बता दें और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, इस आम बजट में क्या कुछ खास रहा है? देखिए हिमानी, अगर बात करें तो ये बजट जनता के हितों के लेकर सरकार पेश करती है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने ये बजट को पेश करते हुए बताया कि ये बजट कल्याणकारी बजट है और ये बजट का जो राशि है वो जनता के हितों को लेकर खर्च की जाएगी और इसी के लिहाज से ये बजट तैयार की गई है। तो पूरी तरह से कहें कि सरकार का ये बजट जनता के कल्याणकारी को ये सरकार बताई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बजट को पेश किया है जी। लगभग 1,16,418 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया है हिमानी। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा बजट होता है जो सरकार के द्वारा जनता को समर्पित किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्ष दल है इस बजट को लोक लुभावनी बताया है। वहीं माले के विधायक है, उन्होंने भी ये कहा है कि जितनी बजट से लोगों की अपेक्षा थी वो इस बजट में देखने को नहीं मिला है, बस एक लोक लुभावनी बजट रह गया है। और साथ ही विपक्षी दल जो बीजेपी है, उनका कहना है कि बजट की राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाती है और दूसरी तरफ इतना बड़ा आकार वाला बजट जब पेश करती है तो सिर्फ जनता के पैसे को बंदरबाट करने का काम किया सरकार के द्वारा कराया जाता है। ये बजट सिर्फ जनता को ठगने वाली बजट है। अब सीधी तरीके से देखना है कि जब आगामी जो वित्तीय वर्ष को लेकर ये सरकार योजनाओं को धरातल पर आती है कि उस पर कितनी राशि को खर्च करती है, ये देखना काफी अहम होगा हिमानी। लेकिन बहरहाल बजट पेश कर दिया गया है सदन के पटल पर। कौन-कौन से वो मुख्य बिंदु रहे हैं सरकार का जिस पर इस बजट को लेकर फोकस रहा है, चूंकि कहीं ना कहीं 2024 के भी चुनाव नजदीक है? देखिए ये बजट अगर बात करें हिमानी तो 2024 के मद्देनजर ही ये बजट एक तरीके से तैयार किया गया है। सरकार की ये चौथी बजट थी जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन के पटल पर रखने का काम किया है। तो आगामी जब 2024 को ये चुनाव जब होना है तो इस लिहाज से 2023-24 को ये मद्देनजर ये बजट को रखा गया है। ऐसे में तमाम वर्गों को अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखा गया है, चाहे फिर बिल्कुल इस बजट से कहीं ना कहीं विजय सभी वर्गों को साधने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन खासा नजर जिस पर बनी रहेगी वो ये है कि किसानों की आमदनी में बढ़ावा करने का प्रावधान भी इस बजट में कहीं ना कहीं है। और ऐसे में क्या कुछ किसानों के लिए सौगात लेकर आया ये बजट? देखिए ये बजट कुल मिला के अगर बात करें हिमानी तो तमाम वर्गों के लिए, चूंकि पिछले बार ही बजट में किसानों को फोकस किया गया था, इसलिए इस बार का बजट जो है वो तमाम वर्गों को, अगर खासकर बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर जो बाल विकास महिला सशक्तिकरण की अगर बात सरकार करती है, उस योजना को लेकर महिलाओं को विशेष ध्यान देते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक स्मार्टफोन देने की प्रावधान की गई है। इसके साथ साथ कई योजनाएं हैं उसको फोकस करने का काम किया गया है, चाहे वो
पथ निर्माण विभाग हो या फिर गोड्डा में जो एयरपोर्ट, माफ करिएगा, देवघर में जो एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ है, देवघर का उद्घाटन हुआ है, उन तमाम योजनाओं को इसमें समावित किया गया है। तो ऐसे में ये जो बजट है वो तमाम वर्गों को, तमाम सेक्टर को ध्यान में देखिए 2024 के चुनावों को देखते हुए इस बजट ने सभी वर्गों को साधा है। भले ही विपक्ष लगातार लोभ लुभावना बजट कहता आया हो, लेकिन सरकार द्वारा यही प्रयास किया गया है कि कोई भी नाराजगी जो है वो आगामी चुनावों पर कोई भी असर या प्रभाव ना डाले। विजय कुमार गोप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी लेते रहेंगे। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की ओर से झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पूर्व कर्मचारी अशोक कुमार और एहसान अंसारी के ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार रांची और हजारीबाग में 14 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी ने मोहम्मद अजहर अंसारी के हजारीबाग के यहां चल रही छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। वहीं नकदी की यह बरामदगी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी बताई जा रही है। कोल तस्करी से जुड़े कई कंपनियों के पते पर यह छापेमारी की जा रही है। विजय कुमार गोप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संवाददाता। विजय, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, फिलहाल किधर तक ये कार्रवाई पहुंची है? हिमानी, अगर बात करें तो ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो ईडी लगातार कार्रवाई के पुट पे है और झारखंड में इस तरह की जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। तो आज की जो छापेमारी, जो पूर्व आईपीएस जो पूजा सिंघल है, खनिज विभाग के मामले में जो जेल गई है, मनरेगा संबंधित विभाग से ये जो घोटाले हुए थे उस मामले पे पूजा सिंघल को गिरफ्तारी की गई थी, और आज उनके जो सहयोगी हो, करीबी हो, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यानी 4 जिलों के लगभग 14 ठिकानों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। सुबह के अपडेट आपको बता दें कि सुबह से ही हजारीबाग में जो ईडी की टीम थी वो मोहम्मद इजहार के घर में छापेमारी कर रही थी, और दोपहर में लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद की गई है। नोट गिनने की मशीन लाई गई। नोट गिनने की मशीन से ये पुष्टि हो पाई कि आखिर कितनी बड़ी रकम है। तो ये तमाम जो रकम है वो एक सूत्रों के अनुसार कहें तो मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको हिमानी की ये पैसे जो है पूजा सिंघल के पैसे हैं, और कोल जो खनिज मामले है उसके पैसे को ये एक तरीके से खपाने का काम करते थे मोहम्मद इजहार। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रांची सहित आपको पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, ये तमाम जिलों पे ये छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि ये 4 जिलों में लगभग 14 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। और इजहार के साथ साथ बता दें आपको कि जो पूर्व अधिकारी जो हैं अशोक कुमार, उनके आवास पर भी ये छापेमारी लगातार जारी है। देखना है कि ये ईडी को किस तरीके से क्या दस्तावेज हाथ लगते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से ईडी के अधिकारी एक्शन मोड में आए हैं और लगातार ये छापेमारी कर रही है, उसके बाद से तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। और इसी के दरमियान आज जो 4 जिले में ये छापेमारी चल रही है, लगभग 14 ठिकानों पे ये लगातार ये छापेमारी जारी है। तो ऐसे में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे मोहम्मद इजहार के घर हो या फिर अशोक। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद इजहार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, अभी कब तक और वहां पर कार्रवाई करने जा रही है और कितनी रकम अभी तक बरामद हो पाई है उनके पास से? हिमानी, अगर बात करें तो सुबह 7 बजे से ही मोहम्मद इजहार के जो हजारीबाग स्थित आवास है उस पर यह छापेमारी शुरू की गई थी। और ये लगभग आपको बता दें कि 2:30 बजे 3 करोड़ रुपए बरामद की गई। और ये बरामदी काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि नोट गिनने के मशीन मंगाया गया पंजाब नेशनल बैंक से, और उस पैसे को गिनने का काम किया गया। और जितने भी, अब बता दें कि आपको हिमानी की जिस तरीके से छापेमारी लगातार जारी है, अभी तो फिलहाल और बरामदी की बिल्कुल अभी और बरामदगी की बिल्कुल विजय, लेकिन यहाँ पर एक चीज भी साफ हो जाती है, जिस तरह से पूजा सिंघल को अभी तक राहत मिलती हुई नजर आई थी, जमानत पर वो बाहर चल रही है, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्णिया में आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्णिया के अलावा यह सर्वे सिवान में भी जारी है। यहां शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शफीक आलम के अस्पताल में आईटी का यह सर्वे जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह सर्वे चल रहा है। पटना से आई
आईटी की 12 सदस्यीय टीम इस सर्वे में शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक आईटी की यह तकरीबन 3 घंटे से जारी जांच बताई जा रही है। वहीं तकरीबन 1 बजे आईटी के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ लाइन बाजार स्थित डॉक्टर सफीक आलम के एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर छापेमारी के लिए पहुंचे थे। वहीं आईटी के इस सर्वे के पीछे की एक बड़ी वजह रसीद का नहीं काटा जाना शामिल है। तो चलिए अब आपको बता दें कि पूर्व सांसद मीना सिंह ने छोड़ा है जेडीयू का साथ। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नीतीश कुमार ने जंगल राज के युवराज को बनाया है उत्तराधिकारी। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जंगल राज के युवराज को अब उत्तराधिकारी बना दिया है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने छोड़ दी है जेडीयू। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अब जंगल राज के युवराज को उत्तराधिकारी बना दिया है। युवराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। बिहार की जनता डर गई है। आम आवाम को पुराने दौर की वापसी दिख रही है। ऐसे में जेडीयू के साथ मेरा रहना मुमकिन नहीं। आप सभी जानते हैं मेरे पति अजीत कुमार सिंह जी कांग्रेस में थे, लेकिन बिहार में जब जंगल राज से मुक्त कराने की लड़ाई में वे नीतीश कुमार जी के साथ आए, फिर बिहार को आतंक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव कुमार, एक के बाद एक जेडीयू के तमाम दिग्गज नेता जो हैं जेडीयू का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस और ये राजनीति इशारा कर रही है? जी हिमानी, बता दें कि जिस तरह से पूर्व जदयू की जो सांसद मीना सिंह थी, आज उन्होंने मतलब कि जदयू से उन्होंने मतलब नाता तोड़ दिया है और पटना के एक मोरिया मतलब कि होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से उन्होंने मतलब कि इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब वो जदयू से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से निशाना साधते हुए कहा कि अब वो आगामी जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें वो तेजस्वी यादव को वो कमान देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दिया है। उसको लेकर कहीं न कहीं वो आहत हैं और यही वजह है कि वो पार्टी से दामन छोड़ दी है। अब आगे की जो रणनीति है, आगे वो किस पार्टी में जाएंगी, उसको लेकर वो अभी कुछ मीडिया से खुलकर नहीं बताई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा करती हुई नजर आई है कि कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि राजनीति में सभी दरवाजे जो हैं वो खुले रहते हैं और एक तरह से अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में है और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। लेकिन अब अंतिम जो निर्णय है वो मीना सिंह को लेना है कि जदयू से कमान छोड़ने के बाद अब वो किस पार्टी में जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर अपना पार्टी बनाया और हाल ही में आपको बता दें कि एक और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने भी मतलब कि छोड़कर बीजेपी में दामन पकड़ लिया। तो कहीं न कहीं मतलब कि अब ये जरूर कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की जो परेशानी है वो काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, जहां एक और नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक करने की बात कह रहे थे, उनकी पार्टी के तमाम नेता जो हैं उनका दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव। तो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हुए हिंसक वारदातों को लेकर बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तमिलनाडु की घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं सरकार के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश की। बीजेपी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को हंगामा कर रहे सदस्यों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का निर्देश दिया। और अध्यक्ष का व्यवहार प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना
और सत्ता पक्ष तेजी से इशारा लेते हैं कि बोलने दें, नहीं बोलने दें। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक स्टेज है और सरकार का बयान पूरी तरह से झूठा है। वहां के डीजीपी का बयान पूरी तरह से झूठा, असत्य है। स्पेशल कमेटी यहां से जानी चाहिए और सरकार हमारे बिहार के मजदूरों का मान सम्मान के साथ उसको वापस लाए। उसकी 12 लोगों की जिसकी हत्या हुई है, उस परिवार को मुआवजा और उसको भी रोजगार का अवसर में प्राथमिकता मिले। ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग सदन से सड़क तक इस बात को लेकर लड़ेंगे। तो पटना में जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने तमिलनाडु की घटना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की घटना की जांच हुई है और इसमें भी बीजेपी लगातार फर्जीवाड़ा कर रही है। बीजेपी के जो लोग तमिलनाडु के हैं वह अपने स्तर से इस मामले को देख सकते हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख इस पर अपने स्तर से जांच कर सकते हैं। पुलिस अपने स्तर पर तमाम मामलों को देख रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि जीत से ज्यादा घबराने और घमंड करने की जरूरत नहीं है। जनता से किए हुए वादे और रोजगार को लेकर युवाओं से किए वादे को पूरा करने की जरूरत है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला कहा है कि कोई मरने के लिए किसी को कहता है, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके एक बयान के लोगों के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जीत का जश्न मनाइए, लेकिन उसका राजनीतिकरण भावनात्मक हो जाए, यह चिंता की बात है। लोजपा को 2 सीट, आपको सिर्फ 1 सीट। नहीं, लोजपा को 2 सीट आया तो बहुत अच्छी संभावना उनके लिए बन गई। बिहार में सरजमी उखड़ गया है उनका, तो नागालैंड से चुनाव भी लड़ जाए लोकसभा का। तो नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही घटना की कड़ी निंदा की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार को अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के डीजीपी और गृह सचिव को तमिलनाडु भेजकर घटना की पूर्ण जानकारी लेने और उचित कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने लालू यादव एवं नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार 33 वर्षों से है। इसके बावजूद बिहार मजदूरों की मंडी बनकर रह गई है। यहाँ कोई भी उद्योग धंधे और कारखाने नहीं लगाए गए हैं। यहाँ के मजदूर बिहार के बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। और तत्काल तमिलनाडु सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार सरकार क्यों अपने डीजीपी को कह रही है बात करने के लिए? डीजीपी से डीजीपी को कहिए और यहाँ के होम सेक्रेटरी को कहिए कि ये लोग दोनों जाएं वहाँ चेन्नई, बात करें वहाँ उनके जो अधिकारी हैं कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं स्थिति क्या है। और साथ साथ जो मजदूर सब जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी मौके पर देखना चाहिए। वहाँ के भी जो जिम्मेवार लोग हैं, वहाँ के भी डीएम एसपी और लोग हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बात करना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से। और आप देखिए साहब, बिहार के मजदूर वहाँ पिट रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके बर्थडे में वहाँ केक खा रहे हैं। तो बताइए साहब, ये कहीं से शोभा देता है? तो तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हुए बड़े हमले को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इसको लेकर के बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सरकार को नैतिकहीन और जिम्मेदारीहीन, कर्तव्यहीन करार दिया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बिहार को सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बिहार के लोगों पर हमले हो रहे हैं और यहाँ की जो है सरकार वो सोई हुई है। तमिलनाडु घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम तमिलनाडु को जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं। साथ ही कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि तमिलनाडु से हमारे बिहारियों को टारगेट बनाकर हमला किया जा रहा है। हमारा कोई भाई, हमारा परिवार, हमारे बिहार का कोई बिहारी किसी भी वजह से वहाँ काम करने गया है, उसका अधिकार है और वो मारा जाता है, तो इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वहाँ पर कार्रवाई क्या हो रही है इस पर बात होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। सरकार तो आप समझिए कि अभी बिहार में जो हत्याएं हो रही है ना, उस पर कोई कार्रवाई बहुत हो रही है, और जब वहाँ नहीं हो रही है तो विदेश में अगर कुछ हो रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। इसलिए हम तो सरकार को कहेंगे कि आप अपने देश पे और दूसरे देश पे
या इस तरह की घटना नहीं घटे, इस पर आपको बधाई नहीं, आप इस पर प्रतिक्रिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए वहाँ की सरकार को आप आग्रह कीजिए, निर्देश दीजिए और उसकी रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।